अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान हबीब और आप मुझे मोटिवेशनल चैनल पे देख रहे हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन ईटा कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 13। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस टॉपिक को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs भी मिलेंगे जो कि प्रीवियस टेस्ट में आ चुके हैं या नेक्स्ट टेस्ट में आने वाले हैं। और आपका जो ये लेक्चर होता है मैं ऐसे डिज़ाइन करता हूँ कि आप लोगों की एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी हो जाती है और आपके कुछ टेस्ट के MCQs भी निकल के आ जाते हैं। उसमें टेस्ट का MCQs का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं उसमें शामिल करता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स किसी कंपाउंड के डिजॉल्व हो सकते हैं उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स of a compound dissolve in 1 cubic decimeter or 1 liter of solution is called as solubility। किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स जो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ॉल्व हो सकते हैं उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसकी। जब हम सोडियम क्लोराइड को डिज़ॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है और जितना भी डिज़ॉल्व करो, अगर आप 1 मोल डिज़ॉल्व करते हो तो वाटर के अंदर 1 मोल पूरा का पूरा सोडियम क्लोराइड डिज़ॉल्व हो जाता है और एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब आप ग्लूकोज को डिज़ॉल्व करते हो C6H12O6 को जब डिज़ॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, लेट्स सपोज इसका भी 1 मोल डिज़ॉल्व करते हैं, तो ये सारा का सारा जाकर यहाँ पर डिज़ॉल्व हो जाता है और डिज़ॉल्व होने के बाद एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है S से। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, NaCl की सॉल्युबिलिटी होगी 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर 1 मोल NaCl क्या हो चुका है, हल हो चुका है। यहाँ पर क्या है, लेट्स सपोज करते हैं यहाँ पर भी 1 मोल डिज़ॉल्व हो चुका है, पर क्यूबिक डेसीमीटर के हिसाब से डिज़ॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक और कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड के 1 मोल डिज़ॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो ये 1 मोल पूरा का पूरा पानी के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होता, बल्कि इसका कुछ पार्ट पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 मोल से लेट्स सपोज करते हैं कि AgCl का डिज़ॉल्व हुआ है 10⁻⁻5 मोल डिज़ॉल्व हुआ है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो 10⁻⁻5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होगी। AgCl की जो सॉल्युबिलिटी होगी 10⁻⁻5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। क्यों?
कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर 10 की पावर -5 मोल AgCl के डिज़ोल्व हुए हैं। कितने मोल में से? 1 मोल में से। इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 10 की पावर -5। तो जब किसी भी कंपाउंड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, तो कंपाउंड का वो पार्ट जो उसके अंदर हल होता है उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। फिर आयोनाइजेशन क्या होती है? आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन इज डिफाइंड एज आयोनाइजेशन किसी भी कंपाउंड का सॉल्वेंट के अंदर हल होने के बाद आयंस प्रोड्यूस करना आयोनाइजेशन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस by a compound when dissolved in water। जब किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो डिज़ोल्व होने के बाद वो आयंस बनाता है, इसको आयोनाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सबसे पहले NaCl सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में जाता है। एक्वस फॉर्म मीन कि वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। आप जितना NaCl वाटर में ऐड करोगे उतना ही पानी के अंदर हल होगा। अगर आप लोग 1 मोल NaCl का डिज़ोल्व करते हो तो 1 मोल सारा का सारा पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और सारा का सारा डिज़ोल्व होने के बाद सारा का सारा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जितने भी साल्ट्स होते हैं, क्योंकि NaCl साल्ट है, जितने भी साल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसलिए जितना साल्ट हल हुआ उतना ही आयंस में कन्वर्ट होगा। क्यों कि साल्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सोडियम आयंस बनेंगे वो भी 1 मोल बनेंगे और जो क्लोराइड आयंस बनेंगे वो भी 1 मोल बनेंगे। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड 1 मोल लिया, 1 का 1 मोल सारा का सारा डिज़ोल्व हुआ, जितना डिज़ोल्व हुआ उतना ही आयंस में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास AgCl। जब हम AgCl का 1 मोल सॉलिड फॉर्म में ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो AgCl का सिर्फ कितना पार्ट डिज़ोल्व हो पाता है? 10 की पावर -5 मोल, जो कि बहुत कम कंसंट्रेशन में एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी AgCl की जो डिज़ोल्व होने की पावर है वो 10 की पावर -5 मोल है 1 लीटर के अंदर। तो AgCl पूरा का पूरा डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि माइन्यूट अमाउंट में डिज़ोल्व होता है, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट होती है। इसलिए हम बाज़ औक़ात AgCl को इनसॉल्युबल साल्ट भी कहते हैं। AgCl का 10 की पावर -5 डिज़ोल्व हुआ तो वाटर के अंदर जितना साल्ट डिज़ोल्व हो जाता है उतना ही आयंस में कन्वर्ट होता है। अब ऐसे नहीं होगा कि आपके पास अगर 10 की पावर -5 डिज़ोल्व हुआ है वाटर के अंदर तो जो आयंस में कन्वर्ट होने वाले AgCl होंगे वो कम होंगे, नहीं। जितने आपके पास डिज़ोल्व होंगे उतने ही आयंस में उतने ही टूट जाएंगे और टूटने के बाद Ag+Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन करेंगे। AgCl सारा टूटेगा। जब AgCl सारा टूटेगा तो 10 की पावर -5 Ag आयंस बनेंगे और क्लोराइड आयंस कितने बनेंगे? 10 की पावर -5 मोल बनेंगे। यानी AgCl सारा का सारा टूट जाएगा। क्यों सारा का सारा टूट जाएगा? क्योंकि जो जितने भी साल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।
अगर किसी साल्ट का थोड़ा सा पार्ट जो वाटर के अंदर डिज़ाल्व हो चुका है वो सारा का सारा डिज़ाल्व होगा और डिज़ाल्व होने के बाद आयंस प्रोड्यूस करेगा। यानी कि आपने 1 मोल AgCl लिया, अब 1 मोल में से 10 की पावर -5 मोल ही पानी के अंदर हल हुआ। अब ये जो 10 की पावर -5 मोल हल हुआ, ये 10 की पावर -5 सारा का सारा Ag+ और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जो साल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसी तरह बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जब आप इसको वाटर में डिज़ाल्व करते हो तो ये वाटर के अंदर डिज़ाल्व हो जाता है, सॉलिड स्टेट से ये एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए हम ग्लूकोज को नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्यों? कि ये डिज़ाल्व तो हो जाता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करके पानी के अंदर हल तो हो जाता है, लेकिन ये वहाँ पर आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए ग्लूकोज को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन डिवेलप हो रहा है कि जो NaCl होता है वो सारा का सारा डिज़ाल्व हो जाता है, जबकि AgCl जो होता है वो सारा का सारा डिज़ाल्व नहीं होता, और जो C6H12O6 है वो तो बिल्कुल आयोनाइज नहीं होता। अब सबसे पहले C6H12O6 इसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये कैटाइंस और एनाइंस नहीं बना सकता। लेकिन डिज़ाल्व क्यों होता है वाटर के अंदर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की वजह से ग्लूकोज पानी में डिज़ाल्व होता है। बात करते हैं NaCl और AgCl, यानी एक सॉल्युबल है, एक जो है वो इनसॉल्युबल है, या बहुत कम हल होता है या उसके अंदर सॉल्युबल है। तो आयोनाइजेशन की बेस पर या सॉल्युबिलिटी की बेस पर हम साल्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिर मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों एक हल हो रहा है दूसरा हल नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या होगी। तो देखते हैं इसकी क्या वजह होगी। तो इसको हटाते हैं यहाँ से। सॉल्युबिलिटी की बेस पर साल्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक को बोलते हैं सॉल्युबल साल्ट्स और एक को बोलते हैं इनसॉल्युबल साल्ट्स बोलते हैं। साल्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सॉल्युबल साल्ट्स एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स। इनसॉल्युबल साल्ट्स, सॉल्युबल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनको जितनी मिकदार में वाटर में डिज़ाल्व करते हो तो वो उतनी ही मिकदार में उसके अंदर हल हो जाता है, यानी उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम उनको सॉल्युबल कहते हैं और उनकी आयोनाइजेशन को 100% मानते हैं। जैसे 1 मोल डिज़ाल्व किया तो 1 का 1 मोल डिज़ाल्व हुआ NaCl का, इसका मतलब ये सॉल्युबल साल्ट की कैटेगरी में आता है। तो सॉल्युबल साल्ट कौन से साल्ट होते हैं? जो मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं वाटर के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबल साल्ट्स। इनसॉल्युबल साल्ट्स कौन से साल्ट्स होते हैं? ऐसे साल्ट्स जो वाटर के अंदर हल नहीं होते, या ऐसे साल्ट्स जो पानी के अंदर बहुत कम मिकदार में डिज़ाल्व होते हैं और आयंस बनाते हैं, बहुत कम मिकदार में डिज़ाल्व होते हैं और आयंस बनाते हैं। वो साल्ट जो कम मिकदार में डिज़ाल्व होते हैं यानी नेग्लिजिबल अमाउंट में डिज़ाल्व होते हैं, उनको इनसॉल्युबल साल्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल AgCl। AgCl एक ऐसा साल्ट है, इसको हम इनसॉल्युबल साल्ट्स को हम स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स भी कह सकते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेग्लिजिबल अमाउंट में डिज़ाल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल बताता हूँ, AgCl है आपके पास, इसकी एग्जांपल है AgBr, इसकी एग्जांपल है AgI, इसकी एग्जांपल है PbCl2, इसकी एग्जांपल है
AlCl3 एटसेट्रा, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स की बहुत सारी एग्जांपल हैं। इसी तरह हमारे पास सॉल्युबल साल्ट्स भी बहुत सारे हैं, KCl, KNO3 एटसेट्रा। All these salts are soluble salts and these salts are insoluble salts। अब कौन से साल्ट्स वाटर के अंदर डिज़ाल्व हो सकते हैं, कौन से साल्ट वाटर के अंदर डिज़ाल्व नहीं हो सकते। तो ये बात बहुत सारे फैक्टर्स साल्ट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि वो वाटर में डिज़ाल्व होंगे या नहीं होंगे। बाज़ साल्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लैटिस एनर्जी हाई होती है, इसलिए वो वाटर के अंदर डिज़ाल्व नहीं होते, और बाज़ साल्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लैटिस एनर्जी जो होती है वो कम होती है, इसलिए वो वाटर के अंदर डिज़ाल्व हो जाते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है NaCl, KCl, KNO3। All these salts are soluble salts in water। क्यों सॉल्युबल होते हैं ये वाले साल्ट्स? ये वाले साल्ट्स इस वजह से सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनके जो कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। मतलब इनकी लैटिस एनर्जी कम होती है। कौन सी एनर्जी से? हाइड्रेशन एनर्जी से। क्यों? कि आपने इन साल्ट्स को वाटर में डिज़ाल्व करना है, तो इनकी लैटिस एनर्जी कम है। कैटाइन और क्लोराइड को इजीली आप अलग कर सकते हो, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, इजीली डिज़ाल्व हो जाते हैं और इनको सॉल्युबल साल्ट्स कहा जाता है। इनसॉल्युबल साल्ट्स या स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनके जो कैटाइन्स और एनाइन्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। मीन कि इनकी लैटिस एनर्जी जो होती है वो हाई होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं और ये सॉल्युबल साल्ट्स हैं। इसी तरह और बहुत सारे फैक्टर्स जो साल्ट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे फेजान रूल। जैसे आपके पास है फेजान रूल क्या कहता है? फेजान रूल के मुताबिक जितनी किसी कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतना ही उस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। कोवेलेंट करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतने ही वो कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं AgCl, AgBr, AgI। तो इन तीनों में से कौन सा वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगा? तो AgCl, AgBr और AgI, इन तीनों साल्ट्स में से कौन सा वाटर के अंदर डिज़ाल्व होगा, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी? तो डेफिनेटली जो आपके सामने AgCl लिखा हुआ है ये वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तीनों केसेस के अंदर कैटाइन सेम है। तीनों केसेस के अंदर जो कैटाइन है वो क्या है? सेम है। लेकिन तीनों केसेस में जो एनाइन है वो डिफरेंट है। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आपको पता है कि आयोडीन का साइज ग्रेटर होता है, तो साइज ग्रेटर होने की वजह से आयोडीन की न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होती है, जिसकी वजह से कैटाइन्स इसके इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने का मतलब कौन सा करैक्टर इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से? कोवेलेंट करैक्टर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आता है। तो इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे यहाँ पे, तो AgI के अंदर कौन सा करैक्टर होगा? कोवेलेंट करैक्टर होगा। और जो AgCl होगा उसके अंदर कौन सा करैक्टर होगा? इसके अंदर आयनिक करैक्टर होगा। तो जिसके अंदर आयनिक करैक्टर है वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, और जिसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा।
कम सॉल्युबल होगा। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? AgCl इज मोर सॉल्युबल देन AgBr एंड AgBr इज मोर सॉल्युबल देन AgI। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो साल्ट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं जब कभी भी साल्ट्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉल्युबिलिटी आपको समझ आ चुकी है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने के लिए हम तो सॉल्युबिलिटी की जब बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इनसॉल्युबल साल्ट्स की बात करेंगे। सॉल्युबल साल्ट्स की बात नहीं होगी, क्योंकि सॉल्युबल साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मैक्सिमम मानी जाती है, 100% मानी जाती है। तो इस वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उनको हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि वो मैक्सिमम सॉल्युबल होते हैं। जबकि हमारे पास इनसॉल्युबल जो साल्ट्स होते हैं वो बहुत कम मिकदार में सॉल्युबल होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि वो कितने सॉल्युबल हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास एक्सपेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट मीन ऐसा साल्ट जो वाटर के अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन में डिज़ोल्व होता है, बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व होता है। मीन कि AgCl आपके सामने एक एग्जांपल है। AgCl एक ऐसा साल्ट है, ऐसे साल्ट है जिसको मैं AB टाइप साल्ट कह सकता हूँ, जिसको मैं AB टाइप साल्ट कह सकता हूँ। AB टाइप साल्ट क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसके अंदर एक कैटाइन और एक एनाइन है, इसलिए मैं इसको AB टाइप साल्ट कहता हूँ। AB टाइप साल्ट AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व किया जाता है तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व, अगर 1 मोल वाटर के अंदर इसका डिज़ोल्व, लेट्स सपोज इसका 1 मोल डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, तो 1 मोल में से सिर्फ लेट्स सपोज करते हैं 10⁻⁻5 मोल इसके पानी के अंदर हल हो जाते हैं, और बाकी जो रह जाता है वो उसी तरह सॉलिड फॉर्म में है। सिर्फ सॉलिड फॉर्म के 1 मोल में से 10⁻⁻5 मोल क्या हो जाता है? हल हो जाता है। यानी 1 के अंदर से बहुत कम पार्ट जो है वो इसके अंदर वाटर में एक्वस फॉर्म में चला जाता है। अब जो एक्वस फॉर्म में आ चुका AgCl वो सारा का सारा डिज़ोल्व होकर Ag+1 आइंस प्लस Cl-1 आइंस बनाएगा। मीन कि अगर 10⁻⁻5 मोल डिज़ोल्व हुआ है तो ये सारा का सारा आइंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जितने भी साल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो सारे के सारे आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जितनी अमाउंट उनकी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। तो यहाँ पर 10⁻⁻5 मोल कैटाइंस बनेंगे और 10⁻⁻5 मोल्स एनाइंस बनेंगे। लेट्स पॉज करते हैं। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखा है, इस रिएक्शन को हम सिंगल रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस रिएक्शन को हम सिंगल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं कि आपके सामने है AgCl सॉलिड, ये कन्वर्ट हुआ एट द एंड Ag+1 प्लस Cl नेगेटिव। अब इस सॉलिड में से कुछ पार्ट आइंस में कन्वर्ट हुआ है और बाकी सारा पार्ट उसी तरह सॉलिड फॉर्म में है। इस वजह से आइंस के दरमियान और सॉलिड फॉर्म के दरमियान जो है इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म और आइंस की जो एक्वस फॉर्म है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। लेट्स सपोज करते हैं कि आपके पास जो AgCl है उसकी S अमाउंट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, तो जितनी अमाउंट वाटर में डिज़ोल्व होगी उतनी ही आइंस में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पर लेट्स सपोज करते हैं कि AgCl के 1 मोल में से सिर्फ 10⁻⁻5 मोल डिज़ोल्व हुए हैं, जिसको मैं S कह देता हूँ, अगर S डिज़ोल्व हुए हैं AgCl के, तो इसके जो आइंस बनेंगे वो भी क्या बनेंगे?
एस आइंस बनेंगे Ag+1 के और एस मोल बनेंगे क्लोराइड आइंस के। तो इसके एस मोल, इसको मैं एस मोल कह देता हूँ, इसकी एस मोल कंसंट्रेशन डिजॉल्व हुई है, तो यहाँ पर एस मोल Ag+1 आइंस बनेंगे और एस मोल क्लोराइड आइंस बनेंगे। लेट्स सपोज करते हैं कि ये रिएक्शन, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। लेट्स सपोज इस रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो, उस रिएक्शन की जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी जाती है तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, Ag+1 और क्लोराइड आइंस की पावर -1, +1 -1 केटाइन एनाइन, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर लिखते हो तो उस वक्त ये रेशियो इक्वल होती है कैसी के। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जब आप अप्लाई करोगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने से आपके सामने क्या इक्वेशन बनेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kc। अब इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या आपको आंसर मिलेगा, जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो Kc मल्टीप्लाई बाय AgCl सॉलिड की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू Ag+1 कैटाइंस एंड क्लोराइड आइंस की कंसंट्रेशन। अब यहां पर Kc कांस्टेंट है और AgCl भी कांस्टेंट है। मैंने AgCl को कांस्टेंट क्यों कहा, AgCl को मैंने कांस्टेंट इस वजह से कहा क्योंकि AgCl की बहुत कम मिकदार आइंस में कन्वर्ट हो रही है। Ag की टोटल अमाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बहुत कम अमाउंट डिजॉल्व हुई है, बहुत कम अमाउंट आइंस की बनी है। इस वजह से टोटल जो AgCl की कंसंट्रेशन होगी, जो टोटल AgCl की अमाउंट होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसे ही जैसे आप किसी समुंदर में से थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं तो उस समुंदर के टोटल जो पानी का वॉल्यूम है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर है Ag+1 Cl-1। इन दोनों कांस्टेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक और कांस्टेंट के बराबर होता है जिसका नाम है Ksp। Ksp बराबर हो जाएगा Ag+1 एंड Cl-1। concentration of Ag, concentration of chloride ions. This expression is known as Ksp expression. Solubility product constant. Ksp is known as solubility product constant. इस एक्सप्रेशन को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बोला जाता है, Ksp एक्सप्रेशन इसको बोला जाता है। अब क्योंकि Ag की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर वो है S मोल, यानी AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है इक्विलिब्रियम पर, S मोल। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो AgCl की सॉल्युबिलिटी S मोल है, इस वजह से Ag की कंसंट्रेशन भी S मोल है, क्लोराइड आयंस की भी सॉल्युबिलिटी S है। S मोल पर लीटर कह देते हैं, पर क्यूबिक डेसीमीटर कहते हैं। तो Ksp यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर AB टाइप salt, sparingly soluble salt. अब Ksp will be equal to concentration of Ag इक्विलिब्रियम पर क्या है,
KSP का एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर लिखा जाता है। KSP का एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर लिखा जाता है। तो इक्विलिब्रियम पर Ag की कंसंट्रेशन क्या है? S मोल मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है? S मोल। तो KSP किसके बराबर होगा? KSP विल बी इक्वल टू S की पावर 2। अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर अगर आप S निकालना चाहते हो, मीन कि आप S निकालना चाहते हो, तो S का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KSP। मीन सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो कैसे? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP का अंडर रूट। कौन से साल्ट के लिए? AB टाइप साल्ट के लिए। AB टाइप साल्ट के लिए जो सॉल्युबिलिटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल टू KSP का अंडर रूट। तो आप सॉल्युबिलिटी यहां से निकाल सकते हैं AB टाइप साल्ट के लिए। अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। आपने इस इक्वेशन को माइंड में रखना है और इस इक्वेशन को माइंड में रखते हुए आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट ऑफ ये प्रोडक्ट कौन सा है? ये मैथमेटिक्स वाला प्रोडक्ट है, मीन मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ cations and anions of sparingly soluble salt at equilibrium is called as solubility product। solubility product किसको कहते हैं? solubility product कैटाइन्स की कंसंट्रेशन और एनाइन्स की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कहते हैं। KSP की जो वैल्यू होती है ये जस्ट इक्विलिब्रियम पर लिखी जाती है। जब कभी भी कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब वो इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, जब स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट इक्विलिब्रियम पर होता है अपने आयंस के साथ, तो उस वक्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट होता है उसकी सॉलिड फॉर्म और उसके आयंस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो उस वक्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना होता है। तो अब यहाँ पर MCQs क्या बन सकते हैं? MCQs डिस्कस करते हैं कि इस फार्मूले के ऊपर क्या MCQs बन सकता है। KSP एक्सप्रेशन के ऊपर बाज़ औक़ात हमें MCQs दिया जाता है और बाज़ औक़ात हमें KSP की वैल्यू निकालने के ऊपर भी एक MCQs दिया जाता है। तो देखते हैं क्या MCQs यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास है KSP एक्सप्रेशन के ऊपर MCQs और KSP की वैल्यू के ऊपर एक MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 1, what will be the KSP expression? What will be the KSP expression for PbCl2
at equilibrium. Option A, Pb plus 2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन की पावर 2. ऑप्शन बी, concentration of Pb plus 2 क्लोराइड आयंस की पावर 2. ऑप्शन सी, Pb की पावर प्लस 2 Cl माइनस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय Pb Cl2 इन सॉलिड फॉर्म की कंसंट्रेशन. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो डेफिनेटली इसमें जो ऑप्शन ट्रू होगा वो होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्यों ट्रू होगा? कि आपके पास जब कभी भी PbCl2 एक्सपेरिमेंटली सॉल्युबल साल्ट है, जब इसको आयोनाइज करवाते हैं तो ये बहुत कम अमाउंट में आयोनाइज होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में आयोनाइज होता है, और आयोनाइज होने के बाद ये बना देता है Pb plus 2 आइंस एंड क्लोराइड आइंस. तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट लगा लेते हैं. तो इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो सबसे पहले आप लिखते हो KC, सबसे पहले इसके लिए लिखते हो KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर जो प्रोडक्ट है आपके पास वो है Pb plus 2. यहाँ पर क्लोराइड आइंस, इसकी कोफिशिएंट इसकी पावर बन जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. यहाँ पर PbCl2 बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन. अब यहाँ पर PbCl2 डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आकर KC के साथ ये मल्टीप्लाई होगा. तो PbCl2 इज इक्वल टू concentration of Pb plus 2 multiply by concentration of chloride ions. Now these two constant equal to KSP. KSP will be equal to क्लोराइड आयंस की पावर 2 है, तो Pb plus 2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर KSP की जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये होगा. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. तो मैंने आपको इसका बता दिया डिटेल में कि कैसे इसका ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा आपके सामने. नेक्स्ट MCQs क्या है कि अगर आपको बता दिया जाए कि आपके पास एक साल्ट है जो कि 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिजॉल्व होता है. The next very MCQs is MCQs number 2. If the solubility of a salt, of a AB type salt, AB type salt is 1.0 multiplied by 10 की पावर -5 at equilibrium. What would be the value of KSP? ऑप्शन ए 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10. ऑप्शन बी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9. ऑप्शन सी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8.
and option D 1.0 multiplied by 10 की power -7. Which one of the following answer will be true if you find KSP value? Definitely the first answer option A will be correct. Why? जब हम KSP की वैल्यू फाइंड करते हैं तो KSP की जो वैल्यू का फार्मूला भी मैंने आपको डिजाइन करके दिया है, वो फार्मूला क्या है कि KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी S का स्क्वायर। तो आपके सामने जो साल्ट है वो कौन सा साल्ट है? AB टाइप साल्ट। तो AB टाइप साल्ट के लिए KSP निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। आपके सामने जो साल्ट है वो है AB टाइप साल्ट। तो AB टाइप साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी आपको दी हुई है वो है आपके सामने 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो KSP विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 की पावर 2। तो आंसर क्या आएगा आपके सामने? KSP इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। तो 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 विल बी आंसर of this MCQs. So these are the two important equations. Number one, KSP expression is very important, and KSP value finding expression, value finding formula is very